नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल बैक बेंचर्स अरीना पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट पार्ट जो कि है पार्ट 6। इसमें हम एलपीपी और प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने बाकी सारे चैप्टर्स कवर अप कर लिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना पेपर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें हर साल 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म रहता है। एक क्वेश्चन ही आता है, कितना, एक ही क्वेश्चन आएगा और कंफर्म 6 मार्क के लिए आएगा और टाइप भी कुछ सेम ही रहता है। 2-3 ही टाइप्स है जिस टाइप के सम्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एलपीपी में से आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। ये 4 क्वेश्चंस 2019 तक पूछे गए थे, ये 2017 में, 2018 और 2019 में। तो आप देख रहे होगे एक ही क्वेश्चन है और सब 6 मार्क के लिए है। 2017 में 2 दिए थे, एक 4 मार्क के लिए, एक 2 मार्क्स के लिए। चलिए देखते हैं क्या है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है। अब इसमें क्या होता है, सारा एरो का खेल होता है। किसका खेल होता है? एरोस का। कि मतलब जैसे मैं लिख रहा हूँ x इज़ ग्रेटर देन 0 और y इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये जो मार्क होता है ना, ग्रेटर देन, लेस देन का, सारा खेल यही पता करता है कि कैसी इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी। क्लियर है? वो लाइन का रीजन किस तरफ आएगा वो हमें इसी से पता चलता है। तो चलिए देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो इतना बड़ा है, एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 250 पैसेंजर्स, a profit of rupees 1500 is made on each executive class ticket and a profit of 1000 is made on each economic class ticket. The airline reserves at least 25 seats for executive class. However, at least 3 times as many prefer to travel by economic class than by executive class. Frame the linear programming problem to determine how many tickets of each type must be sold in order to maximize the profit for the airline. अब यहाँ पर आपको पूरे में कुछ भी ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, फ्रेम द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मतलब मुझे क्वेश्चन फ्रेम करना है। मुझे यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना है, मुझे क्या करना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है। टू डिटरमाइन हाउ मैनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। क्लियर है? तो हमें तो क्वेश्चन बनाना था। आप कहोगे सर ये क्या है, लोग क्या पूछ रहे हैं? तो सर क्वेश्चन नहीं करने बोला है उन्होंने, सॉल्व नहीं करने बोला है उन्होंने, बोला आप क्वेश्चन बनाइए, हम आपको एक कंडीशन दे रहे हैं, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन बनाना। तो चलिए बहुत इजी था, क्वेश्चन बनाना बहुत इजी होता है, इसीलिए बहुत सारे टीचर्स यही काम करते हैं और हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं आपको यहाँ पे साइड बाय साइड ये वैल्यूज़ भी दिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व किया है मैंने और कैसे इसका क्वेश्चन था, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 250 पैसेंजर्स, मतलब उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है दोनों को मिला के। अगर मैं अ प्रॉफिट फॉर इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास और इकोनॉमिक क्लास, तो मैंने एग्जीक्यूटिव क्लास को x मान लिया है और इकोनॉमिक क्लास को क्या मान लिया है, y मान लिया है। क्या मान लिया है? एग्जीक्यूटिव क्लास को x मान लिया है और इकोनॉमिक क्लास को क्या मान लिया है, सबसे पहले y मान लिया। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देना है। क्या देना है? मैक्सिमम प्रॉफिट देना है। तो इसका रुपीस कितना था एक टिकट पे? अ प्रॉफिट ऑफ 150 इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट, मतलब 1500x प्लस 1000y होगा, क्योंकि इकोनॉमिक क्लास का 1000 रुपीज़ था। तो जितने में x और y ज़्यादा बेचूंगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्लियर है? तो ये आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ऐसे में जब ये दोनों इक्वेशन ऐसी होंगी, कब? 1500x प्लस 1000y, मतलब x और y की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितने ज़्यादा टिकट बेचूंगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्लियर है? तो ये एक इक्वेशन मिल गई मैक्सिमम प्रॉफिट की। अब हमें दूसरी कंडीशन, सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे वो ग्राफ बनेगा वो बताना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? द एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट 25 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, मतलब x की वैल्यू रिजर्व्ड है वो कितनी है? 25। क्यों? क्योंकि 25 एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकट्स बनने वाली हैं। ऐसे ही अगर मैं देखूँ, हाउएवर एटलीस्ट 3 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर्स प्रेफर टू ट्रैवल बाय इकोनॉमिक क्लास देन बाय एग्जीक्यूटिव क्लास। और क्या हो रहा है कि y की वैल्यू, जो एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट्स की वैल्यू है वो कैसी हो रही है? 3x, मतलब उससे ज़्यादा, 3 टाइम्स ज़्यादा इकोनॉमिक क्लास कंसिडर करता है।
मतलब y की वैल्यू एग्जीक्यूटिव क्लास से 3 टाइम्स ज़्यादा है। क्लियर है? फ्रेम अ लीनियर प्रोग्रामिंग टू हाउ मेनी टिकट्स मस्ट बी शोड। और x प्लस वाई 250 कहाँ बोला? मैक्सिमम ऑफ टिकट्स बोला था ना, कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 250 पैसेंजर्स। 250 पैसेंजर्स मिला के है ना, एग्जीक्यूटिव क्लास और इकोनॉमिक क्लास मिला के कितने? 250। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा। इस पार्ट के लिए 1 मार्क और ये कंडीशंस देने के लिए 1 मार्क्स। क्लियर है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2 मार्क आपको आसानी से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ा करिए। फ्रेम द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोला था, यहाँ सॉल्व करने नहीं बोला था। क्लियर है? अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्व करने बोला है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम ग्राफिकली मिनिमाइज। अब यहाँ पे क्या करना है? मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज नहीं करना है। प्रॉफिट को मिनिमम देखना है कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी। व्हेन कंडीशन दी है x प्लस 2y इज लेस देन 60, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10, x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? ये एरोस का मतलब अभी आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स चलिए सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मिनिमाइज। अब आपको इसमें कुछ ज़्यादा इक्वेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें सबसे पहले क्या करना है? द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। मतलब ये जो व्हेन कंडीशन दी है ना, इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स। क्लियर है? कॉन्स्ट्रेंट्स क्या दिए हुए हैं? x प्लस 2y इज लेस देन 60। क्या बोला? x प्लस 2y इज लेस देन 60, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10। तो क्लियर है? अब मुझे अगर x और y कोऑर्डिनेट पता करना होगा तो ये मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ में मुझे x और y की वैल्यू पता होगी तभी तो मैं x y में पुट कर पाऊंगा ना, कैसा ग्राफ बनाना है। तो आप यहाँ पे पहले वैल्यूज देखिए, 60 10। तो मैं जो ग्राफ बनाऊंगा वो कैसा बना रहा हूँ? 5 मतलब 1 सेंटीमीटर। इसका स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है, स्केल नहीं लिखेंगे आपका हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो ऑन एक्स एक्सिस मैंने क्या ले लिया? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर क्या है? 5 यूनिट्स है। क्लियर है? ऐसा आपको कुछ ग्राफ बनाना होगा, आपके पास ग्राफ पेपर होगा उस पर बनाइएगा। मैंने अभी आपको समझाने के लिए यहीं पे बना दिया है। तो सबसे पहले इक्वेशन देखिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 60। तो मुझे x और y की वैल्यूज़ कैसे मिल जाएंगी? अगर मैं y को 0 करूं तो x की वैल्यू क्या होती है? 60 होती है, और अगर x को 0 कर दूं तो y की वैल्यू क्या होती है? 30 होती है। तो ये मेरी लाइन कहाँ से पास होगी? x पे 60 से और y पे 30 से। तो यहाँ पे देखिए x पे 60 से और y पे कहाँ से? 30 से। ये मेरी लाइन है। कौन सी लाइन है? x प्लस 2y इज लेस देन 60। तो अगर लेस देन है, इस तरफ साइन दिया हो, ऐसा साइन, तब क्या होगा? जो लाइन होगी वो कहाँ जाएगी? ओरिजिन की तरफ आएगी। इसका जो रीजन होगा, फिजिबल रीजन है, वो कहाँ आएगा? अंदर की तरफ आएगा, मतलब ओरिजिन की तरफ आएगा। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा है तो ओरिजिन की तरफ। कहाँ? ओरिजिन की तरफ। क्लियर है? और ये वाले में देखिएगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10। अब ग्रेटर देन 10 है तो क्या होगा? x की भी वैल्यू 10 होगी, y की भी वैल्यू 10 होगी। 0 0 पुट करके देखिए तो x और y की वैल्यू क्या मिलेगी? 10। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10। तो ये वाली इक्वेशन किसकी है? मेरी x प्लस वाई ग्रेटर देन 10। और जब ग्रेटर देन 10 होगी तो वो कहाँ जाएगी? आउटवर्ड्स जाएगी, ओरिजिन की तरफ नहीं, उल्टी तरफ, सामने की तरफ, ओरिजिन से उल्टा। तो ये वाला जब साइन होगा, कौन सा वाला? ये वाला साइन जो यहाँ पे दिया हुआ है, तब कहाँ होगा? ओरिजिन की तरफ नहीं, ठीक है? दूर दूर। कहाँ? दूर दूर, मतलब सामने की तरफ, दूर दूर। क्लियर है? तो इसका फिजिबल रीजन कहाँ आएगा? इस तरफ आएगा। क्लियर है? और मेरी ये जो कंडीशन दी थी, x इज ग्रेटर देन y, क्या बोला है? x इज ग्रेटर देन y, अरे सॉरी, x इज लेस देन y। तो ये कौन सी इक्वेशन है? y इज इक्वल टू mx। तो यहाँ पे m की वैल्यू कुछ नहीं दी है, मतलब कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। किधर से पास हो रहा है? ओरिजिन से। और यही मेरी y इज इक्वल टू mx है। तो x की वैल्यू कैसी है?
लेस देन वाई, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यही वाली है ना, तो कहाँ होगी, ओरिजिन की तरफ। तो ये वाली इक्वेशन देखी थी आपने, इसी लाइन को अगर मैं ऐसा कर दूँ तो इसी तरफ फिजिबल रीजन बनेगा। क्लियर है? तो ये जो बीच का पार्ट बच गया, ये मेरा क्या है, रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। ये पॉइंट आपको पता चल रहा होगा सी है, क्यों, 5,5 पे लाई कर रहा है। अब आप ग्राफ बनाओगे तो परफेक्ट आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। और ये वाला देखेंगे आप तो कुछ 17.5 से लेके 21 तक जा रहा है, और ये वाला 0,30। तो ये मेरा रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन है। आप अगर करेक्ट शेडिंग करते हो तो 1 मार्क्स मिलेगा, और पूरा ये बनाने के लिए ग्राफ स्केल के साथ 1.5 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर है? सबसे इम्पोर्टेंट ये ग्राफ ही है। नेक्स्ट नीचे अब आ जाते हैं। तो इट इज सीन दैट द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। बाउंडेड है ना, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक छोटा सा पार्ट ही मिला है ना हमको, ऐसा नहीं है कि इधर से बढ़ता हुआ मिल रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, बाउंडेड। अगर इस तरफ मिलेगा कि वो एक चारों तरफ से बाउंडेड नहीं, तो क्या लिखेंगे, अनबाउंडेड। एंड द कॉर्नर पॉइंट्स आर, कौन सा है, ए, बी, सी एंड डी, ये चारों इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। क्लियर है? ये मेंशन कर लिए। अब आपको ये ही एक ही चीज़ करनी है, क्या करनी है, दिया हुआ ही सब कुछ करना है कि द वैल्यूज ऑफ जेड एट द कॉर्नर पॉइंट्स। अब वो जो कॉर्नर पॉइंट्स मिले थे मुझे 4, उस पर जेड की वैल्यू देखनी है, और जेड क्या करना है हमको, मिनिमम करना है। क्या करना है, मिनिमम। तो इसमें ये जो इक्वेशन है 3x + 9y, इसमें क्या करना है, 0 और 30, x की जगह पे 0, y की जगह पे 30 पुट करिए। तो पहली वैल्यू क्या आई, 270, 17.5 और 21 करिए 241.5, 5 पुट करिए 60, और 0 और 10 पुट करिए 90। तो सबसे कम कहाँ पर आ रही है, 5 वाले पार्ट पे 60, यही हमारी मिनिमम वैल्यू है। तो z = 60 इज मिनिमम एट x = y एंड 5 एंड y = 5। बस इतना सा करने के लिए आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा, 4 मार्क्स। बहुत ही ईजी है। बस आपको जो मैंने बताया कि ये रहेगा तो ओरिजिन की तरफ, ऐसा साइन रहेगा तो ओरिजिन से बाहर, मतलब उस तरफ, ये आप ध्यान रखिएगा बस। तो चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। अब हमने 2017 के जितने भी क्वेश्चंस थे ये दोनों कर लिए हैं। सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये वाला जो था, इसमें क्या बनाना था, हमें प्रॉब्लम फ्रेम करनी थी, सॉल्व नहीं करना था। इसमें हमने सॉल्व किया, मिनिमम देखा, मैक्सिमम होता तो क्या करता, जो सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू थी, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली कहाँ थी, यहाँ पे देखिए 270 सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू है, तो यही वाली को मैक्सिमम लिखता। क्लियर है? सॉल्व एक ही तरीके से करना है मिनिमम मैक्सिमम के लिए। बस जो वैल्यूज़ हैं वो क्या करनी है, देखनी है, मिनिमम में सबसे छोटी, मैक्सिमम में सबसे बड़ी। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गुड्स ए एंड बी दैट रिक्वायर्ड गोल्ड एंड सिल्वर। क्या रिक्वायर करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। ईच यूनिट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स 3 grams of silver and 1 gram of gold, while that of B requires 1 gram of silver and 2 grams of gold. The company can use at most 9 grams of silver and 8 grams of gold. If each unit of type A brings a profit of rupees 40 and that of type B brings 50 rupees, find the number of units of each type that the company should produce to maximize the profit. मैक्सिमाइज द प्रॉफिट के लिए कितनी कंपनीज हैं उसको सेटअप करनी पड़ेंगी, कितने यूनिट सेटअप करने पड़ेंगे ए और बी के, वो पूछा है। तो ए कितना प्रॉफिट ला रहा है 40 रुपीज़ और बी कितना ला रहा है 50 रुपीज़। कंसीडर हो गया। पहले हमने क्वेश्चन फ्रेम किया है तो हमें वहाँ से कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। चलिए थर्ड वाला सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइप ए बी कैपिटल एक्स एंड दैट ऑफ टाइप बी बी कैपिटल वाई। क्लियर है? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई क्या कर दिया हमने, नंबर ऑफ यूनिट्स कंसीडर कर लिया। एक्स बड़ा वाला टाइप ए के लिए, वाई बड़ा वाला टाइप बी के लिए। और यहाँ पे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई क्या होंगे, सिल्वर और गोल्ड होगा। क्या होगा, सिल्वर और गोल्ड। अब सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स देखते हैं। अब सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स मतलब क्या, वो कंडीशंस जो वहाँ पे दी गई थी कि कैसे क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे टाइप ए रिक्वायर्स 3 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, वाइल दैट ऑफ बी रिक्वायर्स 1 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 2 grams ऑफ गोल्ड। द कंपनी कैन यूज एट मोस्ट 9 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 8 ग्राम ऑफ गोल्ड।
अब एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना यूज़ कर सकती है, 9 ग्राम सिल्वर यूज़ कर सकती है और 8 ग्राम गोल्ड में यूज़ कर सकती है, दोनों मिला के। तो दोनों कितना यूज़ कर रहे हैं टाइप ए और टाइप बी में, 3 ग्राम सिल्वर प्लस 1 ग्राम सिल्वर इक्वल्स लेस देन 9 ग्राम सिल्वर। तो यही हमारी पहली कंडीशन बन जाएगी, 3 ग्राम सिल्वर प्लस 1 ग्राम सिल्वर इज लेस देन 9। क्लियर है। नेक्स्ट आप देखोगे अगर तो ये वाला जो पार्ट बी रिक्वायर्स कितना, 1 ग्राम सिल्वर एंड 2 ग्राम गोल्ड, और यहाँ पे ए वाली में गोल्ड कितना है, 1 ग्राम है, तो 1 + 2 इज लेस देन 8। क्लियर है। ये दूसरी कंसीडर बन जाएगी, 1 + 2 इज लेस देन 8। यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो क्या था, यूनिट्स यूज्ड बाय यूनिट ए और बी का सिल्वर और गोल्ड कंटेंट। क्या है ये, सिल्वर और गोल्ड कंटेंट यूनिट ए और यूनिट बी का। क्लियर है। और एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, हर बार क्या होगी, ग्रेटर देन 0 ही होगी। ये कंडीशन सबके लिए सेम होती है। तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, एक्स को 0 पुट करिए तो वाई की वैल्यू क्या आई, 9 आई, और वाई को 0 पुट करिए तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 3 = 9। तो 3,9 एक पॉइंट है, तो 3,9 कैसा होगा, ये देखिए 3 यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 9। क्लियर है। 3 से 9, और कैसी बोली थी इन्होंने, ग्रेटर देन का साइन था, मतलब ओरिजिन की तरफ। कहाँ पर, ओरिजिन की तरफ। क्लियर है। तो ये देखिए ओरिजिन की तरफ जा रही है, विजिबल रीजन इस तरफ बनेगा। समझ में आया आपको। अब ये लो एरोस का और ये ग्रेटर देन और लेस देन मार्क का मतलब। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, x + 2y इज लेस देन 8। तो लेस देन 8 है तो x की वैल्यू क्या होगी, y को 0 पुट करिए तो क्या आया 8, x को 0 पुट करिए, y की वैल्यू क्या आएगी 4। तो 8,4 एक पॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखिए 4y पे और 8x पे, तो ये एक लाइन हो गई। ये भी कैसी होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि सेम साइन है ना, इस तरफ वाला, ओपन एट राइट साइड। क्लियर है। तो ओरिजिन की तरफ ये भी लाइन बन गई। अब एक लाइन थी कौन सी, x और y ग्रेटर देन 0। अब वो तो हर जगह बनी हुई है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो अब देखिए ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, सबसे कॉमन पॉइंट क्या बन रहा है, यहाँ से बनेगा। यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे। क्लियर है। इधर से देखिए a एक पॉइंट बना 0,4, b इन दोनों का, तो ये कौन सा है, 2,3 पे लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है, 2,3 पे। एक c पॉइंट होगा जो कि 3,0 और 4 0,0। हमें क्या पता करना है, मैक्सिमम पता करना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता ही होगा, क्या करेंगे अब, द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। क्या बोला मैंने, द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन शेडेड, जो शेड किया गया था वो क्या है, इज बाउंडेड विद कॉर्नर्स a 0,4, b 2,3, c 3,0 एंड d 0,0। p इज मैक्सिमम एट, अब यही पॉइंट्स पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो 0,4 पे 200, 2,3 पे 230, 3,0 पे 120 और d पे 0,0 पे 0 ही होगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आई, 230 पे। मिनिमम कही होती तो कहाँ आती, ओरिजिन पे। क्लियर है। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। क्लियर है। आपको मैक्सिमम ही बोली थी, पर मैं मिनिमम कैसे निकालेंगे वो भी बता ही दे रहा हूँ। खाली आपको वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू जो आ रही होगी वो मिनिमम है, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितने रुपीज़ का है, 230 रुपीज़ का एट 2,3। मतलब सो द मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, नंबर ऑफ यूनिट ए शुड बी 2 एंड नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बी शुड बी 3। क्लियर है। सेम ऐसे ही टाइप के आपको क्वेश्चन हर जगह देखने को मिलेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो कि 2019 का है वो भी आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, क्योंकि आप इसका सोल्यूशन वहाँ पे देख सकते हैं 2019 के पेपर सोल्यूशन में। इसमें भी सेम बोला था कि स्मॉल फर्म मैन्युफैक्चर्स चेयर्स एंड टेबल। जैसे यहाँ पे यूनिट्स 1 ए और बी गुड बोला था, वैसे यहाँ पे चेयर और टेबल की बात की है। Market demand and available resources indicate that the combination production of chairs and tables should not exceed 50 units. अब इसका लिमिट दे दिया कितना, 50 यूनिट्स पर डे से ज़्यादा नहीं बनेगा, कॉम्बिनेशन दोनों का। तो यहाँ पे जैसे 9 ग्राम और 8 ग्राम सिल्वर लिमिट दी थी, वैसे यहाँ पे क्या दी है, 50 यूनिट्स। इट टेक्स 30 मिनट्स टू मैन्युफैक्चर अ चेयर एंड 1 आवर टू मैन्युफैक्चर अ टेबल। तो 30x चेयर के लिए और 1y
या फिर 60y लिख सकते हो मिनट्स की बात करें तो 60y टू मैन्युफैक्चर अ टेबल। अब मैक्सिमम ऑफ 40 मैन आवर्स पर डे आर अवेलेबल। क्लियर है, पर डे कितना है 40 आवर्स अवेलेबल। द प्रॉफिट ऑन ईच चेयर इज 40 एंड प्रॉफिट ऑन ईच टेबल इज 60, तो वो 40x प्लस 60y मैक्सिमाइज प्रॉफिट देगा। क्लियर है, ईच चेयर शुड बी मेड एंड मैन्युफैक्चर पर डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट? सेम वैसे ही है जैसे यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा था कितना सेटअप करना पड़ेगा ईच टाइप ऑफ यूनिट को, और यहाँ पे क्या पूछा है कितना टेबल और चेयर बेचे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। क्लियर है, सेम क्वेश्चन थे, इसका सोल्यूशन आपको 2019 में मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारे एलपीपी के भी जितने क्वेश्चंस थे सारे पूरे होते हैं। 4 क्वेश्चन देखे हमने, 4 में ये 1, 2, 3 2017 और 18 में पूछे गए थे, और ये वाला 2019 का आप 2019 के पेपर सोल्यूशन में देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है, प्रोबेबिलिटी। कौन सा चैप्टर? प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद एक भी चैप्टर ऐसा बचता नहीं है, ऐसा कोई भी सम नहीं होगा जो हमने 2017, 18 और 19 में से ना किया हो। तो इस वाले पेज पे मेरे पास 2017 और 18 के सारे क्वेश्चंस हैं। 2019 के आपको मैं क्वेश्चंस यहाँ पे बता दूंगा, पर इसका सोल्यूशन आपको 2019 के पेपर सोल्यूशन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, A bag A contains 3 red balls and 2 black balls, while bag B contains 2 red balls and 3 black balls. A ball drawn at random from bag A is transferred to bag B, and then one ball is drawn at random from bag B. If the ball was found to be red ball, find the probability that the ball drawn from the bag A was red. अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान लगा के समझना पड़ेगा सबको। क्या कहा गया है, एक बैग A है मेरे पास, क्लियर है, इसमें क्या क्या है 3 रेड हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, और ऐसे ही मेरे पास एक बैग B है जिसमें क्या है 2 रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, एक बॉल इस बैग में से उठा रहे हैं रैंडम, कोई भी ब्लैक रेड कुछ भी हो सकती है, फ्रॉम बैग A इज ट्रांसफर टू बैग B, मतलब इसमें से निकाल के हम लोग इसमें डाल दे रहे हैं, ब्लैक B में डाल दे रहे हैं। तो हमें जो बॉल मिली बैग बी में से जब हमने निकाला, और फिर क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करने के बाद बैग बी में से एक रैंडम बॉल उठाते हैं, मतलब कोई भी कलर की, वो आप मर्जी पे है, बैग में डाली हुई आपने ऐसे निकाली, तो जब बैग बी में से निकालते हैं वो कौन सी निकलती है, रेड। क्या निकलती है, रेड निकलती है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो बॉल ट्रांसफ़र हुई थी बैग ए में से वो भी कौन सी थी, रेड ही थी। क्या थी, रेड थी। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया आपको करना क्या है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये 2017 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था, चलिए देखते हैं। तो ये रहा कुछ हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन तो समझ ही चुके हैं कि एक बैग है जिसमें 3 रेड 2 ब्लैक है, और बैग बी में क्या है 2 रेड 3 ब्लैक। बैग ए में से बॉल ट्रांसफ़र की जाती है बैग बी में, फिर बैग बी में से रैंडम एक बॉल निकाली जाती है जो कि रेड मिलती है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो बॉल ट्रांसफ़र हुई थी वो भी कौन सी थी, रेड ही थी। तो चलिए 2 इवेंट्स मान लेते हैं। एक इवेंट 1 है ट्रांसफरिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग ए टू बी, और इवेंट 2 है ट्रांसफरिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम ए टू बी। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी की बॉल रेड है और ब्लैक कैसे होगी। लेट टी बी द केस ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग ए, फ्रॉम बैग बी। तो अगर मैं पहले कंडीशन के लिए मानूँ PE1 के लिए, तो वो क्या होगा 3/5। 3/5 क्यों होगा, मेरे पास टोटल बॉल्स कितनी थी 3 और 2, कितनी हो गई 5। 5 में से मैं रेड कितनी निकाल सकता हूँ 3, तो मैंने 3/5 पहली प्रोबेबिलिटी ले ली, किसके लिए, इवेंट 1 के लिए, कि ट्रांसफरिंग अ रेड बॉल फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है। ऐसे ही एक दूसरी कंडीशन लीजिए, यहाँ पे सॉरी ये ए आएगा, लेट ए बी द इवेंट, ठीक है, ए बी द केस ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। E2 क्या बोला था, ट्रांसफरिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम ए टू बी, तो ब्लैक बॉल के लिए क्या है 2,
तो 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई E2 इवेंट की, ट्रांसफरिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम A to B। अब आपको E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी मिल गई। तो अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं कि लेट A बी द केस ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग B, मतलब बैग B में से मुझे रेड बॉल मिलेगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल बॉल्स कितनी हो जाती है वहाँ पर? 6। टोटल बॉल्स कितनी होती हैं? 6। पर कंडीशन क्या है? रेड ही मिलनी चाहिए। तो रेड कितनी हो गई? 2 थी पहले से, एक मैंने ट्रांसफ़र कर दी, एक मैंने ट्रांसफ़र की ना A में से B में। ए कंडीशन क्या बोल रहा हूँ? बी द केस ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग B। तो रेड बॉल फ्रॉम बैग B कैसे हो सकती है? 2 पहले से थी और एक तो मैंने A में से ट्रांसफ़र की, तो कितनी हो गई? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। और ऐसे ही अगर B का देखूँ, ट्रांसफरिंग अ ब्लैक बॉल हुआ, तो यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 और इवेंट 2 मिल गई। इसके बाद इस कंडीशन के हिसाब से लेट A बी द केस ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग B, तो जब A से B में ट्रांसफ़र रेड बॉल हुई थी तब क्या होगी? प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। और P ऑफ A बाई E2 क्या होगी? 1/3 होगी। क्लियर है? ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना आता ही होगा, वहाँ से आप सीख सकते हो एक बार। फिर हमें क्या फाइंड करना था कि E1 केस में और जो बॉल ट्रांसफ़र भी हुई थी वो कौन सी थी? रेड थी फ्रॉम A to B। तो यही वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो E/A1 फाइंड करेंगे। E/A1 फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है? P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2। क्लियर है? तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, P ऑफ E1 मिला हुआ है, P ऑफ A बाई E1 मिला है, तो आप इसी में पुट करते जाइए, पुट करते जाएंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी? मेरी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी? 9/13। क्या मिलेगी? 9/13। तो 9/13 जो है वो हमारा आंसर है यहाँ पे। क्लियर है फ्रेंड्स? ऐसा ही कुछ सम था, इजी था, 2017 में पूछा गया था 4 मार्क्स के लिए। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो और था इसी में, इफ़ A एंड B आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। देन प्रूव दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B इज गिवन बाय 1 माइनस PA कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? ये आपका एग्जाम्पल नंबर 14 था, पेज नंबर 546 पे दिया होगा आपकी टेक्स्ट बुक में। 2017 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। इसको कंपलसरी कह रहा हूँ मैं, मस्ट है कि आप एक बार तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यही था वाला क्वेश्चन, A एंड B आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन प्रूव दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B इज गिवन बाय 1 माइनस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटू P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। तो P ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B मतलब क्या होगा? एक और उससे ज़्यादा हो सकते हैं। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B। तो क्या होगा? A यूनियन B मान लूँ मैं उसको। क्या मान लूँ? A यूनियन B। क्लियर है? तो A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्लियर है? अब यहाँ से आप देखोगे तो P ऑफ A, P ऑफ B और A इंटरसेक्शन B क्या होगा? P ऑफ A इंटू P ऑफ B। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, तो उनके बीच का इंटरसेक्शन कोई कॉमन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो एक दूसरे पे क्या नहीं करते? डिपेंड ही नहीं करते। तो P ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा। अब मैं इसी को अगर आगे सॉल्व करूँ तो इसमें प्रोबेबिलिटी, ये वाले पार्ट को देखिएगा, ये वाले पार्ट को, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? 1 माइनस P ऑफ A। 1 माइनस P ऑफ A क्या होता है? A का कॉम्प्लीमेंट। A के जो बचे हुए बच गए वो क्या होंगे? A कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऐसा कुछ मिला। अब इन दोनों में देखिएगा तो इन दोनों में भी P ऑफ A, P ऑफ B, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 1 माइनस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है। क्लियर है? जैसे P ऑफ, यहाँ पे क्या बचा था? 1 माइनस P ऑफ A, ये क्या बन रहा था? A कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं A कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस PA लिखूँ तो वो क्या बनेगा? P ऑफ A प्लस P ऑफ B इंटू P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। अब किया क्या है हमने? यहाँ पे P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। 1 माइनस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। इसको देखिएगा, इसको देखिए, तो P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? 1 माइनस
पी ऑफ बी, 1 माइनस पी ऑफ ई बचेगा ना, तो ये क्या हो गया, पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, और यही मुझे प्रूव करना था। क्लियर है। 4 मार्क्स के लिए था आपका एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, पेज नंबर 5 और 6 पे एग्जाम्पल नंबर 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार तो ज़रूर कर लीजिएगा। 4 मार्क्स के लिए था, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये 2017 में ही पूछा गया था, 6 मार्क के लिए क्वेश्चन था। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 bulbs which include 6 defective 6 bulbs, 3 bulbs are drawn one by one at a random with a replacement. Find the probability distribution of number of defective bulbs. Hence find the mean and variance of the distribution. ये आपका एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 6 होगा। ये आप ज़रूर देखिएगा, ऐसे टाइप के आते ही हैं डिफेक्टिव वाले क्वेश्चन, आता ही आता है। ये आपको 2017 में दिख रहा है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो ये रहा 5th वाला, जो कि हमें 2018 में पूछा गया था 4 मार्क्स के लिए। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं सेकेंड वाले का। तो आप देख पा रहे होंगे यही है हमारा सेकंड क्वेश्चन। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 bulbs which include 6 defectives, 3 bulbs are drawn one by one at random with replacement. क्या बोला, with replacement, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज गिवन दैट आउट ऑफ 30 bulbs 6 आर डिफेक्टिव, मतलब नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितना हो गया, 30 माइनस 6 जो कि 24 है। क्लियर है। 24 bulbs नॉन डिफेक्टिव है। 3 bulbs आर ड्रॉन फ्रॉम लॉट विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट है। क्लियर है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन द सिलेक्टेड बल्ब्स, मतलब जब हम लोग 3 bulbs सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें एक्स क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है जो कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स बताएगा। क्लियर है। अब ये पी और क्यू की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, पी मैंने कैसे फाइंड किया कि डिफेक्टिव है कि नहीं है। डिफेक्टिव बल्ब्स कितने थे, 6 थे। ये पी मान लीजिए डिफेक्टिव का रेशियो बता रहा है, कितना होगा 6/30। टोटल में से देखो तो क्या होगा 6/30, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5 आएगी। क्या आएगी, 1/5। और Q जो बचा हुआ पार्ट हो गया वो क्या होगा, 24 बल्ब है। कितने बल्ब है, 24 बचे हैं। 24 बचे हैं आउट ऑफ 60। ये नॉन डिफेक्टिव है। क्या है, नॉन डिफेक्टिव है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5। तो ये नॉन डिफेक्टिव का वो है, प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है। नॉन डिफेक्टिव कितने हो सकते हैं, 4/5 हो सकते हैं। और पी कितने हो सकते हैं, मतलब डिफेक्टिव वाली प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5। क्लियर है। समझ में आया आपको पी और क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको दोनों में से एक भी पता है तो दूसरी भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि P + Q = 1 होता है। क्या होता है, P + Q = 1 होता है। तो P पता चल जाए तो Q कैसे फाइंड करेंगे, 1 - P। तो क्या होगा, 1 - 1/5 जो कि 4/5 ही मिलने वाला है। क्लियर है। P और Q की वैल्यू फाइंड करने तक आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। X की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1, 2, 3। कैसे, अगर मुझे 3 bulbs ड्रॉन करने हैं तो सबसे पहले मैं सोचूंगा कि एक बार तीनों निकाले जिसमें से 0, कोई भी डिफेक्टिव नहीं निकला, एक बार एक डिफेक्टिव निकला, एक बार 2 डिफेक्टिव उसमें से निकले, और एक बार तीनों के तीनों डिफेक्टिव निकले। ठीक है। तो इन्हीं के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। आप ये फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, NCx P⁻x Q⁻n−x। क्लियर है, यही फॉर्मूला होता है। तो इससे आपको यहाँ पे 3 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव और 0 नॉन डिफेक्टिव के सारी प्रोबेबिलिटीज मिल जाएंगी। तो x और P(x) तो फाइंड कर चुके हैं हम लोग। अब मीन कैसे निकालते हैं, समेशन i = 1 और n तक x × P(x) मिल गया है, x भी मिल गया है, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 0 वैल्यू होने वाली है। इसका क्या होगा, 48/125। इसका क्या होगा, 2/12। ये 212 कितना हो जाएगा, 24/125। और ये क्या हो जाएगा, 3/125। ऐड कर दीजिए तो जो भी वैल्यू आएगी ये मेरा क्या होगा, मीन होगा। क्लियर है, बहुत इजी है मीन निकालना।
और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, वही यहाँ पे हमने किया। तो मीन का स्क्वायर, तो मीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/5 मिला ही है, 3 3 9/5 5 25। क्लियर है, और यहाँ पे ये वाले वैल्यूज़ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर इंटू पी एक्स, तो क्या हो जाएगा, वही रहेगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 12 48/125, 3 3 9 9/125। क्लियर है, सेम ये वैल्यूज़ क्या मिल जाएंगी, 12/25। तो मीन और वेरिएंस मिल गया, बहुत इजी सम था। निकालने के लिए 1 मार्क, ये जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू है ये सही फाइंड आउट करने के लिए 2 मार्क्स, और 1 मार्क आपका एक्स की वैल्यू सही और पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 मार्क्स। क्लियर है, 6 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप ऐसा सेम आपको बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे 5th वाला देख सकते हो। कौन सा 5th वाला, 3rd और 5th देखिए सेम का सेम क्वेश्चन है। सेकंड और 5th आप देखोगे तो क्या है, सेम क्वेश्चन है। चलिए अब 3rd वाला देखते हैं। 3rd वाला क्या था, इवैल्यूएट पी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना था। पी ऑफ ए पी ऑफ बी की वैल्यू दी है और पी ऑफ ए बाय बी भी दिया था 2/5। ये आपके एक्सरसाइज 13.1 का 4th क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है। 2018 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ऐसे आपको 2 मार्क्स में मिल जाएंगे बहुत सारे सम्स, तो आप वो पूरे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपका 3rd सम, इवैल्यूएट पी ऑफ ए यूनियन बी इफ 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13 एंड पी ऑफ A बाय B की वैल्यू 2/5 दी है। अब बहुत इजी सम है, कैसे आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इट इज़ गिवन दैट 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13, तो P ऑफ A की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके नीचे 2 × 5/26, P ऑफ B की वैल्यू क्या रहेगी, 5/13। P ऑफ A बाय B दिया है मुझे 2/5। क्लियर है, अब मैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B फाइंड आउट करता हूँ। तो ये क्या है, P ऑफ A बाय B तो रहता है ना, ये क्या है, P ऑफ A बाय B की वैल्यू ही होती है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो A इंटरसेक्शन B नहीं पता है, तो वो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, 2/5 इंटू P ऑफ B, तो वो क्या हो जाएगा, ये 2/5 इसी की वैल्यू है ना P ऑफ A बाय B की, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 2/13। मुझे A इंटरसेक्शन B की वैल्यू मिल गई 2/13। इट इज़ नोन दैट A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये आपने सेट्स में देखा होगा ये वाला फॉर्मूला, A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B का 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था। तो A यूनियन B की वैल्यू क्या हो जाएगी, P ऑफ A P ऑफ B और P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो आपको लास्ट में आंसर क्या मिलेगा, 11/26। बहुत ही इजी सम था, 2 मार्क के लिए आया था। ऐसे आपको सम्स बहुत देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन है। यहाँ पे 2018 में 4 मार्क के लिए पूछा गया था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है पर बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन। एक कॉर्पोरेशन है, उसके लिए 2 ग्रुप्स लड़ रहे हैं, क्या बनने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकेंड ग्रुप विल विन, मतलब मुझे फर्स्ट ग्रुप जीतने की और सेकेंड ग्रुप जीतने की प्रोबेबिलिटी दे दी गई है, क्या है, 0.6 और 0.4। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। मतलब कि कंडीशन क्या है कि एक केस है कि जो टीम जीतेगी वो एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए अगर फर्स्ट जीतती है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.7 है, एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.3। मतलब दूसरे वाले के लिए करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, दूसरा जो बच गया है इसके सामने वाला, तो वो कौन है, बी कंपनी, मतलब दूसरी वाली कंपनी, उसके लिए क्या है, 0.3। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वाज बाय द सेकेंड ग्रुप। हमें इसी के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सेकेंड ग्रुप ने अगर किया, जीता, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन।
तो ये रहा कुछ हमारा क्वेश्चन फोर्थ वाला, 2018 में पूछा गया था। कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपने पूरा सुन लिया है क्या करना है। इसमें 2 ग्रुप हैं, तो हमने कंसिडर कर लिया E1 इवेंट कि फर्स्ट ग्रुप विंस। क्या हो रहा है कि पहला ग्रुप जीत रहा है। E2 एक इवेंट है जिसमें दूसरा ग्रुप जीत रहा है, जो बचा हुआ था दूसरा ग्रुप था। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जीतने की दी हुई थी मुझे। द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट एंड द सेकेंड ग्रुप विल विन आर 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली। तो 0.6 E1 की हुई, फर्स्ट ग्रुप विंस। E2 क्या हो गया? 0.4। क्लियर है, ये सब तो गिवन था। अब लेट H बी द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस। मैं H कंडीशन ले रहा हूँ कि जब न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो व्हेन फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज दी हुई थी 0.7। व्हेन सेकेंड ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.3। अब ये लोग कह रहे हैं कि नाउ द प्रोबेबिलिटी द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वॉज बाय द सेकेंड ग्रुप इज, मतलब सेकेंड ग्रुप ने ही वो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? E2/H। हमें H/E2 दी हुई थी, तो हमें क्या फाइंड करना है? E2/H। इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, P of E2 इंटू P of H/E2 अपॉन P of इंटू P of H/E2 प्लस P of E1 प्लस P इंटू H/E1। सारी वैल्यूज दी हुई हैं, पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा 2/9। बहुत इजी सम था, इतना सा ही सोल्यूशन करना था 4 मार्क के लिए। तो आपने देखा ऐसा ही हमने वो पहला वाला सम भी देखा था हमारा, जो फर्स्ट वाला कंडीशन के लिए सॉल्व किया था। उसमें भी हमने ये P प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E2 एक कंडीशन के लिए किया था, फिर E2/H फाइंड किया था। क्लियर है, बहुत आसान है। आपको नहीं आता है तुक्का लगाना है, तुक्का कैसे लगा सकते हो? सेकेंड ग्रुप के लिए जब वो इंट्रोड्यूस होता है तो प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.3 H/E2। अब प्रोबेबिलिटी किस लिए फाइंड करनी थी? सेकेंड ग्रुप ही प्रोडक्ट बना रहा है, तो क्या कर दीजिए? E2/H कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए और पूरी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 2018 और 19 के सोल्यूशन का। 19 का आप जितना भी पार्ट है, ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप 2019 के पेपर सोल्यूशन में देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक बैग कंटेन्स 3 वाइट बॉल्स, ये सेम हमारे फर्स्ट वाले जैसा है, पर इसमें थोड़ा सा एक चेंज है, वो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक सम दिया है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर, सेम वैसा ही है। इसमें भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आप देख लीजिएगा 2 मार्क्स के लिए। और वही बैग कंटेन्स वाइट बॉल बैग बॉल, तो हर बार इनको वाइट बैग 2 बैग वाला क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। और ये इंडिपेंडेंट इवेंट वाला P of A/B फाइंड करने दिया था, तो ये भी आप कर सकते हो। अब इंडिपेंडेंट इवेंट यहीं पे सॉल्व कर दूं कैसे? अब बोला क्या था कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, P of A P of B दी है, P of A/B बोला है। P of A/B का फॉर्मूला क्या होता है? P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा यहाँ पे? P of A इंटू P of B। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, अभी हमने देखा था इसका फॉर्मूला यही होता है A इंटरसेक्शन B का, कुछ कॉमन नहीं होगा, अपॉन P of B। P of B कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची? 0.3। बहुत इजी सम था 2 मार्क के लिए। क्लियर है, समझ में आया? चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिएगा, सेम जैसे आपने सेकेंड वाला सॉल्व किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें नंबर ऑफ बल्ब्स कर दिए। वहाँ 30 था, यहाँ पे 20 कर दिया है। और यहाँ पे हमसे मीन खाली पूछा है। क्या पूछा है? मीन पूछा है, वेरिएंस नहीं पूछा है। तो ये कितने मार्क्स के लिए था? 4 मार्क्स के लिए था 2018 में। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारा पेपर सोल्यूशन यहाँ पे समाप्त होने वाला है। चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स विच इंक्लूड 5 डिफेक्टिव्स, अ सैम्पल ऑफ 3 बल्ब्स इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम 1 by 1 with replacement. Find the probability distribution of number of defective bulbs. Also find the mean of the distribution. क्लियर है? तो बहुत इजी सम है, देख रहे हैं आप बार बार रिपीट हो रहा है डिफेक्टिव वाला, तो एक बार तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा इस क्वेश्चन को। इट इज़ गिवन दैट आउट ऑफ 20 बल्ब्स 5 आर डिफेक्टिव, सेम वही कंडीशन, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए? 15। 3 बल्ब्स आर ड्रॉन फ्रॉम द लॉट विथ रिप्लेसमेंट. लेट x be the random variable that denotes the number of the defective bulbs in the selected bulbs. तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स क्या हो जाएगा? 5/20, 1/4। क्लियर है? Q क्या हो जाएगा? बचा कितना? 4 पार में से 3/4।
या तो आप ऐसे भी कर सकते हो 15/20 तो क्या होगा 3/4। क्लियर है। x की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं 0 1 2 3 0 1 2 3। कैसे, एक बार 0 डिफेक्टिव, एक बार 1 डिफेक्टिव, एक बार 2 डिफेक्टिव और एक बार 3 डिफेक्टिव। क्लियर है। फिर सेम वे में p ऑफ x इक्वल टू 0 फाइंड कर लेंगे, nc(x) p(x) q(n-x). क्लियर है। तो यही करते हुए यहाँ पे ऐसा कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी आपको और आप इससे इसका ये चार्ट बना सकते हो x और p ऑफ x का। तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, समेशन x इंटू पी ऑफ x, उसी से सॉल्व करके सीधा x इंटू पी ऑफ x करिए, क्या मिलेगा, मीन की वैल्यू 3/4। इसी के साथ हमारा पूरा पेपर सोल्यूशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। कुछ ही दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम्स को, आपके 10 दिन बाद ही आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आगे भी हम इसी तरह आप लोग के लिए और नए नए वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स।